Hello 10th class students. So today I am going to start new chapter, next chapter of chemistry. The name of the chapter is classification of elements. To understand the meaning of the word classification, let us take an example. Suppose we have 9 elements A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 एलिमेंट जो है हमारे पास हैं. हमने क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है आपस में, जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज है वो सेम है, सिमिलर है, उनको एक जगह पे रखना. जैसे कि सपोज ए, बी और जी. सपोज ए, बी, जी जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मेल खाती है, सिमिलर है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो हमने इनको एक जगह रखना है. ए, दूसरा हमारे पास है डी, तीसरा हमारे पास क्या है जी. तो ये जो 3 एलिमेंट है हमारे, हमने उनको एक जगह पे रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया. और बाकी मान लो जो बी है और जो इधर ई है और हमारे पास जो एलिमेंट एफ है, कौन कौन से एलिमेंट है, बी, ई एंड एफ, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती है. सपोज इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे के साथ मेल खाती है, इनसे डिफरेंट है. ये जो ए, डी, जी है इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी है बी, ई, एफ की, लेकिन इनकी आपस में मिलती है. बी ई के साथ मिलती है, ई की एफ के साथ, आपस में इनकी प्रॉपर्टी है वो मेल खाती है, सिमिलर. जो बाकी बचे उसके बाद हमारे पास वो बचे हैं सी और उसके बाद एच बचा और आई. सी, एच और आई, इनको हमने अलग लिख दिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती है लेकिन बाकी इन दोनों ग्रुप से अलग है. तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मतलब ये हमारे पास एलिमेंट्स या कुछ भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 9 थी लेकिन इनको हमने क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई मतलब वो ऑब्जेक्ट्स, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर है, एक जैसी है, उनको एक जगह पे रखना, एक कॉलम में रखना, एक ग्रुप पे रखना. इसी को बोलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन. जैसे कि इन 9 में से हमारे जो ए, डी, जी इनकी प्रॉपर्टी आपस में मेल खाती थी, इनको एक जगह रख दिया. बी, ई, एफ की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर थी, इनको एक जगह रख दिया. इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है, इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है, लेकिन आपस में इन तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है. सो मैंने इनको एक ग्रुप में रख दिया, एक जगह पे रख दिया, एक कॉलम में रख दिया. इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. जैसे शॉपकीपर, जो एक शॉपकीपर है वो क्या करता है, साबुन है जो सोप्स है, ही विल कीप सोप्स एट वन प्लेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स एट वन प्लेस, एंड ही विल कीप डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स एट अनदर प्लेस. तो ये वो भी क्लासिफिकेशन करके रखता है. जैसे जो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है वो एक जगह रखता है, जो अलग चीजें हैं उनको, जो आपस में जिनकी प्रॉपर्टीज मेल खाती हैं उनको अलग जगह रखता है. तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन है उसकी हर जगह पे जरूरत पड़ती है. लेकिन जो एक एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब हमने किसकी क्लासिफिकेशन करनी है, एलिमेंट्स की. और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक जगह पे रखना है, जिनकी इनसे मिलती नहीं है लेकिन आपस में सिमिलर है उनको कहीं और रख देना. तो ऐसे क्लासिफिकेशन हमने करनी है. तो ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी बेटे इन ईयर 1817. जो 1817 ईयर था, इन ईयर 1817 एक साइंटिस्ट थे, तब उनका नाम था डुवर्नर. ये जो डुवर्नर साइंटिस्ट थे, ही मेड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1817 टू क्लासिफाई, टू अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स विच वर देन एट दैट टाइम नोन. तो उन्होंने जो एट दैट टाइम नोन एलिमेंट थे उनको क्लासिफाई, उनको अरेंज करने के लिए अपनी एफर्ट्स है वो लगाई. उनकी अटेम्प्ट में उन्होंने क्या किया, ये जो एलिमेंट्स थे उनके 3 कॉलम बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कॉलम जो है डुवर्नर साइंटिस्ट ने बना लिए. 3 कॉलम में भी आगे छोटे छोटे क्या है बॉक्स बना लिए. उसमें क्या था, जो फर्स्ट कॉलम था, जो फर्स्ट ग्रुप था, उसमें उन्होंने रखा यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. एंड द सेकंड जो ग्रुप था उसमें उन्होंने क्या रखा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. एंड द थर्ड वन, जो थर्ड ग्रुप था उसमें रखा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ऐसे करके 3 ग्रुप बनाए हैं डुवर्नर ने, और तीनों ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को रखा है. क्योंकि ये इसमें 3 एलिमेंट है एक ग्रुप में,
एक ग्रुप में, तो उसको बोल दिया, इसका नाम ले दिया ट्राइड। ये जो एक ग्रुप है इसको बोल दिया ट्राइड। तो 3 ट्राइड है, इसको बोल दिया 3 ट्राइड्स। एक ट्राइड है, दूसरा ट्राइड है, तीसरा ट्राइड है, और तीनों को मिलाकर बोल दिया 3 ट्राइड्स। तो ये 3 ट्राइड्स है वो किसने बनाए? वो बनाए हैं जो साइंटिस्ट, उनका नाम था डुवर्नर। और ट्राइड क्या होता है? ट्राइड इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ट्राइड क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच 3 elements are present and these 3 elements are having similar properties। ये जो एक ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में क्या है? सिमिलर है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ट्राइड। तो ये आपको पता चाहिए ट्राइड का क्या मतलब है। और उसमें जो ट्राइड बनाया है डुवर्नर ने, तो उसने उसमें खास बात है कि जो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले लिखा, उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में लिखा, और उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को उसके बाद में। सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। द एलिमेंट विद लेसर एटॉमिक मास इज ही केप्ट फर्स्ट, एंड आफ्टरवर्ड हायर एटॉमिक मास जो एलिमेंट है उसको उसके बाद में रखा, उसके बाद किसको रखा? उससे भी ज्यादा जिसका एटॉमिक मास है उसको रखा। तो ऐसे करके अरेंज किया एलिमेंट्स को डुवर्नर ने। इसके बाद बच्चों एक खास बात इस ट्राइड की जो है, एक खास बात थी जो डुवर्नर ने हमें बताया। जो खास बात क्या थी वो ये थी कि जो मान लो फर्स्ट एलिमेंट का मास है वो m1, सेकंड एलिमेंट का मास है वो m2 है, थर्ड का मास है वो m3 है। उसने एक खास बात नोट की इस ट्राइड के बारे में, एक खास बात बच्चों नोट की। वो क्या थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास था मान लो m1 और जो लास्ट एलिमेंट का मास था मान लो कि m3, उनका एवरेज, फर्स्ट एलिमेंट के मास का और लास्ट एलिमेंट के मास का जो एवरेज था वो किसके बराबर था? सेकंड एलिमेंट के मास का। अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट के मास का जो एवरेज आएगा वो अप्रोक्सीमेटली सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर था। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास है करीब 6.9 या 7 लिख दिया मैंने। इसके बाद जो पोटेशियम है इसका मास होता है 39। तो इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे 7 और 39 का, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 39 कितना आएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2। इसको करोगे तो ये हमारे पास आएगा 23। तो इसका मास कितना आ जाएगा? 23 के आसपास ही होना चाहिए। तो सोडियम का मास तो 23 ही है। तो ये एक जो है एक पॉइंट जो नोट किया किसने? डुवर्नर ने, कि फर्स्ट बाकी जो ट्राइड है इनके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि क्लोरीन का मास ले लो, आयोडीन का मास ले लो, इनका सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब इनका एवरेज निकाल दो। तो वो जो एवरेज आएगा वो एवरेज मास है जो इन दोनों का, वो किसके मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो तीनों ट्राइड के लिए ये एप्लीकेबल है ये पॉइंट, क्या कि मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, उनका जो मीन है, जो एवरेज है, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो ये एक डुवर्नर ने हमें पॉइंट बताया। तो डुवर्नर जो साइंटिस्ट है उसने ये जो हमें ट्राइड दिए, ये जो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज किया डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ट्राइड में, और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और उनका मासेस के बारे में जो बताया। इसके बाद आ जाती हैं इसकी ड्रॉबैक्स, इसकी लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन है इस क्लासिफिकेशन की? एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो क्या है कि डुवर्नर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स दिए एंड ही कवर ओनली 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स के लिए 3 ट्राइड्स दे दिए। जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। तो यही सबसे बड़ा क्या है? ड्रॉबैक है इसका, कि जो डुवर्नर थे उन्होंने हमारे जो ट्राइड्स दिए वो कितने दिए? 3 दिए हैं और 9 एलिमेंट उसमें कवर हुए हैं। जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही इनका एक ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफाई करने के लिए अपने एफर्ट्स किए हैं, उनका क्या नाम है? वो कौन सी क्लासिफिकेशन है? उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जो डुवर्नियर्स के बाद आए, उन्होंने ट्राई किया ऑर्गेनाइज करने का
क्लासिफाई करने का डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो न्यूलैंड ने एक लॉ दिया, उसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो ऑक्टेव होता है उसके 7 नोट्स होते हैं। जो ऑक्टेव है उसके कितने नोट्स होते हैं? 7। जैसे कि जो हमारे जो सरगम है उसमें जो हमारे स्वर हैं कितने होते हैं? 7। जैसे हमारे जो स्वर है कितने होते हैं? 7 होते हैं। फर्स्ट है सा रे गा मा पा दा नी, फिर क्या जाता है? सा। तो जैसे हमारे जो स्वर है वो 7 है, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद फिर क्या जाता है? सा। जो 8th स्वर है, जो 8th नोट है, दैट इज सेम एज द फर्स्ट। जो न्यूलैंड है उसने ये एक उठाया, उन्होंने ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए रखा गया, उसने बताया जैसे हमारे जो स्वर है 7 है और सा रे गा मा पा दा नी, 7th के बाद जो 8th स्वर आता है वो पहले जैसा होता है, वो फर्स्ट है, फर्स्ट जैसा है, जब फर्स्ट ही है वो। इसी तरह से जो एलिमेंट्स उसने ऐसे अरेंज किए, न्यूलैंड ने ऐसे अरेंज किए जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट उसने कर दिया हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बाद आगे लिथियम उसने कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जो 8th एलिमेंट आया उसका नाम फ्लोरीन। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? उसके बाद आ गया हमारे पास सोडियम। सोडियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हमारे पास आता है फास्फोरस, सल्फर, फिर यहाँ पे आ जाता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद यहाँ फिर आ जाएगा सोडियम, क्लोरीन के बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि आर्गन है नहीं, आर्गन के बाद आ जाएगा यहाँ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद यहाँ कैल्शियम। ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसमें क्या है, क्या बोला है न्यूलैंड ने कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो सिमिलर होगी किसके साथ? 8th एलिमेंट के साथ। तो जैसे सोडियम है, इसको आप फर्स्ट एलिमेंट मान लो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th को ना पोटेशियम, पोटेशियम के साथ इसकी मैच करेंगे। जैसे लिथियम है, इसको फर्स्ट मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम के साथ। तो every 8th element have similar property as the first element। ये क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव, किसका? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये इसमें पॉइंट था। तो कैल्शियम के बाद हमारा आ गया यहाँ पे क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आ जाता है टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, मैग्नीज के बाद क्या जाता है बच्चों हमारे पास? आयरन। आयरन के बाद जो यहाँ पे आ जाता है निकल और कोबाल्ट, ये 2 आ जाते हैं यहाँ निकल और कोबाल्ट। तो इसको जरा हम अगर इसको अरेंज कर दें बॉक्सेस में, तो आपको समझ में आएगा। तो ये उसने ये वाला उसने न्यूलैंड ने क्या दिया? हमें एक पीरियोडिक टेबल दिया जिसमें हर एक एलिमेंट जो है उसका जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले से मिलती है। ये उसने इस तरह से अरेंज करके हमें दिया। लेकिन बच्चों न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है या न्यूलैंड ने जो हमें पीरियोडिक टेबल दिया, इसमें भी कुछ कमियां हैं, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है। अब वो जो ड्रॉबैक है वो क्या है, वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट मेंबर, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है, ये होल्ड गुड करता है ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक तो ये लॉ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कैल्शियम तक ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट है, जैसे आयरन है, आयरन के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी आयरन से नहीं मिलती। टाइटेनियम के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा 8th, उसकी प्रॉपर्टी टाइटेनियम से नहीं मिलती है। तो ये जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, आफ्टर दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक, ये पहला ड्रॉबैक है। और दूसरा क्या ड्रॉबैक है इसका, दूसरी क्या कमी है? दूसरी कमी ये है कि एल्युमिनियम के बाद उसने लिख दिया सीधा क्रोमियम। लेकिन आज की डेट में अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे
गए। तो एल्यूमिनियम के बाद आता है गैलियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? गैलियम। गैलियम के बाद कुछ और आएगा। क्रोमियम तो कहीं और जाके आएगा। तो न्यूलैंड ने एक गलती सबसे बड़ी ये की, उसने बोल दिया कि ये जितने एलिमेंट हैं बस इतने ही हैं, और कोई एलिमेंट इसके बाद नहीं डिस्कवर होगा। उसने जितने एलिमेंट उस वक्त थे उनको तो कर दिया रेंज, जितने 40-50 एलिमेंट थे उनको तो रेंज कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट फ्यूचर में खोजे जा सकते हैं, डिस्कवर किए जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया। और उन एलिमेंट्स के लिए जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसने सीधा यहाँ लिख दिया क्रोमियम, उसने लिख दिया क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम से पहले गैलियम आना था, गैलियम के बाद कुछ और आना था, लेकिन उसने उसके लिए जगह नहीं छोड़ी। ये उसका कमी थी। हमारा जो थर्ड लिमिटेशन है वो क्या है? थर्ड लिमिटेशन ये है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए, एक बॉक्स में सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए। इस बॉक्स को स्लॉट बोलते हैं। सो एक स्लॉट में सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन जो न्यूलैंड है उसने ये देखो निकल कोबाल्ट 2 एलिमेंट एक ही स्लॉट में, एक ही बॉक्स में उसने रख दिए। ये भी उसकी एक कमी थी। एक बॉक्स में सिर्फ एक एलिमेंट ही भरा जा सकता है। और लास्ट जो उसकी ड्रॉबैक है, फोर्थ वन, वो क्या है कि एक ग्रुप में जो मेंबर हैं वो रखने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है उसकी सल्फर के साथ तो मैच करती है प्रॉपर्टी, लेकिन इन ऑक्सीजन और सल्फर की आयरन के साथ कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो आयरन क्यों लिख दिया उसने यहाँ पे? ऐसे करके और भी उसने कई एलिमेंट लिख दिए, जैसे क्रोमियम लिख दिया यहाँ पे। तो उसने कई एलिमेंट लिख दिए उस ग्रुप में जिसमें उस ग्रुप में इस एलिमेंट को उस ग्रुप में लिख दिया जिस ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। जैसे कि आयरन है, आयरन को लिख दिया ऑक्सीजन सल्फर के नीचे, और ऑक्सीजन सल्फर से इसकी प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं करती है। तो ये बच्चों कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक एक क्लासिफिकेशन दी उसकी, कि इस ड्रॉबैक के बाद जो नेक्स्ट, इस ड्रॉबैक के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीव क्लासिफिकेशन है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद that classification. So thank you.